हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन स्टडी यूट्यूब चैनल में। कल हमने टेस्ट किया था जो कि उत्तर वैदिक काल का भी क्वेश्चन जो कि हमने उसमें कर लिए थे। फ्रेंड्स, अगर पीछे वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो जाके वीडियो देख ले, उसके बाद ही ये वीडियो देखे ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। आज हम उत्तर वैदिक काल का जो बचा हुआ था ना, वो वाला करेंगे। अब हमने पढ़ा था ये जीरो है, जीरो से लगाकर इधर हमने पढ़ लिया था ये 2020 है और इधर है 2350। तो 2350 से लगा के हमने पढ़ा था 1750 तक। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था 1700 या 1750 के आसपास। यहाँ से हमने पढ़ लिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और फिर यहाँ से 1000 के बीच में 1500, अब ये 200 का गैप था यहाँ पे। और यहाँ से 1500 से हमने पढ़ा था, तो 1500 से हमने क्या पढ़ा था, तो ये पढ़ा था आर्यन एज, वैदिक सभ्यता, जो कि हमने पढ़ी थी 1500 से 1000 के बीच में। अब हम 1000 से 600 के बीच में पढ़ेंगे, जो कि पोस्ट वैदिक एज या उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या है कि उत्तर वैदिक काल में 1000 BC से लगा के 600 BC तक यहाँ पे जो आर्य थे उनका पूरा चेंज हो गया था उस टाइम पे। कि मतलब जो भी अब पहले रहते थे इंडस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, जो कि पाकिस्तान प्रांत में है, तो वहाँ पे रहते थे। फिर बाद में ये यहाँ पे आ गए इस टाइम पे भारत में, वो भी यूपी और उत्तराखंड के जो कि अभी के राज्य है वहाँ पे आ गए। और वहाँ पे उनको गंगा नदी और उसके वो यमुना नदी वगैरह वो नदी मिल गई वहाँ पे। अब यहाँ पे इनको मिल गया आयरन, और आयरन की खोज मानी जाए तो ये खोज 1000 BC से लगा के 600 BC के बीच में हुई, जो कि भारत में आने के बाद में खोज हुई। पहले इनके पास आयरन नहीं था। 1500 BC से लगा के 1000 BC तक इनके पास आयरन की खोज नहीं थी। अब आयरन खोज लिया इन्होंने, तो यहाँ पे उनको अच्छे औजार बनाने में काम में लेने लग गए। अब आयरन मिलते ही औजार बन गए, सब हो गए। तो फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो राजा की उत्पत्ति हुई, जो कि यहाँ पे कार्य करने लग गए। कार्य भी कैसे कि जो मतलब जो बहुत सारे लोग थे, अब सब लोग एक ही काम तो करेंगे नहीं, सब अलग अलग काम करते थे। तो किसी ने लोहार का काम करा तो वो लोहार ही बन गया। मतलब यहाँ से आगे 600 BC के आगे यहाँ पे तो हालांकि काम था, एक प्रकार का काम के नाम से जानते थे लोगों को, कि जो सुरक्षा करना चाहते हैं वो उनको के आर्यन कहते थे, मतलब क्षत्रिय कहते थे उस टाइम पे। और लोहा वो बनाते थे उसको लोहार, किसान, और जो बाल काटता था उसको नाई वगैरह सब। मतलब रिलीजन नहीं था उस टाइम पे। यहाँ तक 600 BC तक भी रिलीजन नहीं था। यहाँ पे धर्म वर्म नहीं था, खाली काम था कि जो भी काम करो। और वो इस टाइम पे ऐसा था कि मतलब अगर कोई मोची है
वो जूते सिलता है, मतलब कुछ सिलता है, अगर वो काम छोड़ के उसकी औलाद या फिर कोई वो शौक रहे तो वो किसी में चले जाए, मान लो कि चले जाए वो युद्ध में, उसको ज़्यादा रुचि है तो वो युद्ध में चले जाए तो वो क्षत्रिय कहलाती थी। अब इसके बाद में चलो हम यहाँ किताबी ज्ञान भी ले लेते थे। उत्तर वैदिक काल में वह काल है जिसमें यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण और अरण्य और उपनिषद आदि रचना की गई थी। और इस काल को लोहाचरण के रूप में जाना जाता है। आयरन फेस, जो कि इस युग को जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे 1000 बीसी से लगा के 600 बीसी तक यहाँ पे आयरन की खोज हो गई थी। जाति व्यवस्था अब उनके काम पर आधारित नहीं थी, मतलब यहाँ पे बदलने लग गए थे कि जिसका मोची का बेटा था तो वो मोची ही बना। पहले ऐसा था 1500 बीसी से 1000 बीसी में ऐसा था कि कोई भी वो खाली काम को वो रिस्पेक्ट देते थे, मतलब उसमें जाति धर्म ऐसा कुछ भी नहीं था, पर यहाँ पे होने लग गया था। और बल्कि उनके परिवार के वंश पर निर्भर करती थी कि मतलब कोई सा भी काम करो। तो ये यहाँ पे ऐसा होने लग गया कि जो भी काम कर रहे हैं वही काम उसका बेटा भी करेगा, मतलब एक प्रकार का डिवीजन कर दिया रिलीजन के नाम पे। और उत्तर वैदिक युग में राजनीतिक संगठन कैसे होते, तो सम्मेलन द्वारा बड़े राज्यों का महाजनपद या राष्ट्र का गठन, मतलब यहीं से आगे 600 बीसी के आगे तो महाजनपद शुरुआत हो जाएगा, मतलब वहां से शुरू हो जाता। यहाँ पे राजा की शक्ति में वृद्धि हुई क्योंकि वो कर लेता था और किसान उनको कर देते थे, किसान या अन्य व्यवसायी जो कि उनको कर देते थे। और राजा उनके सिक्योरिटी के लिए बना था, जो कि उनकी सुरक्षा के आसपास के कोई राजा उन पे अटैक ना कर दे। उसने अपनी स्थिति को राजसूय और राज्याभिषेक समारोह जैसे अश्वमेध, घोड़े की बलि देना और वाजपेयी रथ दौड़ की शक्ति का प्रदर्शन के लिए कई अनुष्ठान और बलिदान किए। किसने? तो राजा ने किए। उस टाइम पे राजा जो कि काफी वर्चस्व में आ गया था। राजाओं ने राजा विजन, अहिल्या भुवनपति, सभी पृथ्वी की स्वामी और एकराट ऐसे सम्राट, एकमात्र सम्राट की उपाधि जो कि धारण करने लगे थे। उस टाइम पे राजाओं ने धारण की ऐसी उपाधि, अवार्ड, जो कि आज के अभी बोलते हैं अवार्ड, वही उन्होंने धारण करने लग गया। और समिति और सभा का महत्व खत्म हो गया क्योंकि 1000 बीसी से पहले का ऐसा था कि मतलब पहले का जो भी समिति थी वो समिति का न्याय सब कुछ मायने रखता था, और अभी का जो भी राजा निर्णय लेगा वो राजा का निर्णय सर्वमान्य रहेगा। ये 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में ऐसा होने लग गया। और 1500 बीसी से लगा के 1000 बीसी तक ऐसा कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे था कि जो भी प्रजा भी, वो आम सभा भी हुआ करती थी उस टाइम पे, और जो भी समितियां होती थी तो उनके द्वारा निर्णय लिया जाते थे, जो कि सब डिस्कस करके निर्णय लेते थे। और यहाँ पे सिर्फ राजा ही निर्णय लेता था। अब आगे बात करें तो ये महाजनपद में भी वो हो गया। और पहले कहाँ पे थे तो 1500 बीसी से लगा के 1000 बीसी तक आर्यन यहाँ पे थे। ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, इंडस नदी वाला, तो यहाँ पे थे पहले। और फिर बाद में ये आगे इधर यूपी बिहार, इधर उत्तराखंड की तरफ
जहाँ पे उनको मिली गंगा नदी, यमुना नदी और अच्छी खासी मिट्टी मिली जो कि उपजाऊ थी। अब उत्तर वैदिक युग में सामाजिक स्थिति, तो सामाजिक स्थिति वर्ण व्यवस्था प्रचलित हो गई। समाज 4 विभाग में बढ़ गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण और क्षत्रिय ने दूसरों की तुलना में उच्च स्थान ग्रहण कर लिया क्योंकि वो क्षत्रिय थे, और शूद्र को सबसे नीचा का स्तर दिया गया। पेशे के आधार पर विभिन्न उपजाति उभर के सामने आती, और महिलाओं को अब पुरुषों से नीचे समझा जाता था, उनके अधीन माना जाता था, जो कि उनके अधीन माना जाता था। इससे पहले वाले वो थे ना 1500 से 1000 BC के बीच में, वहाँ पे समान था, एक समान था, महिला और पुरुषों का समान दर्जा था। और राजकीय कार्य में भाग लेने के अपने राजनीतिक अधिकारों को खो दिया। तो राजनीतिक अधिकारों को खो दिया किसने? महिलाओं ने। और बाल विवाह आम हो गया। बाल विवाह पहले नहीं हुआ करता था, 1000 BC से पहले बाल विवाह नहीं हुआ करता था, जो कि यहाँ पे 1000 से 600 BC के बीच में शुरुआत इसकी भी हो गई। अब उत्तर वैदिक युग में धार्मिक स्थिति, तो इंद्र, अग्नि और ने अपना महत्व खो दिया, जो कि इंद्र की पूजा हुआ करती थी। आर्यन शुरुआत में इनकी पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, ये इन्होंने अपना महत्व खो दिया। और प्रजापति, निर्माता विष्णु जो कि रक्षक के लिए पूजे जाते, और रुद्र विघ्नसक और प्रमुख बन गए। ये सब यज्ञ और अनुष्ठान अधिक विस्तृत हो गए, लेकिन प्रार्थनाओं के लिए के महत्व में गिरावट आई। पुरोहितवाद एक वंशानुगत पेशा बन गया उस टाइम पे। उन्होंने एक अनुष्ठान और बलिदानों के नियमों को निर्धारित किया, पुरोहित ने, कि ये बलिदान होगा और ये अनुष्ठान करना पड़ेगा। इसलिए इस अवधि के अंत तक इस पुरोहित वर्चस्व, विस्तृत बलिदान और अनुष्ठान के खिलाफ भी कड़ी प्रतिक्रिया हुई। इससे बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, जो कि काफी लोगों को सही नहीं लगा, जो कि वो बोल रहे थे कि ऐसा करो, बलिदान देना पड़ेगा। तो वो सब लोगों को सूट नहीं हुआ, तो उन्होंने वो कर दिया, प्रतिक्रिया दिखाई। और बाद में उसमें कई सारे धर्म निकल के आए, उसमें से बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो कि उस समय वो हुए थे, उदय हुआ था उनका। अब ये देखो, सबसे ऊपर रख लिया ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि ये ब्राह्मण थे, और ये वॉरिश मतलब जो लड़ाई करने वाले थे, सेना वाले वगैरह, जो राज्य की सुरक्षा करते थे। और वैश्य जो कि फार्मर हुआ करते थे और व्यापारी हुआ करते थे। और शूद्र मतलब फ्रॉम वर्क, सर्वेंट लेबर, मतलब जो कि काम करते थे, ऐसे ही उनको शूद्र कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल युग में इसमें क्या हुआ, आर्थिक स्थिति कैसे, तो वनों को साफ करके अधिक भूमि को खेती के अधीन रखा, खाद का ज्ञान का विकास हुआ, तो फसल भी ज्यादा उपज होने लगा। अब
वहाँ पे पहले तो उनको क्या खाली खाने के लिए चाहिए था, अब ये राजा को भी देते जो कि उनकी सिक्योरिटी करता। तो इस समय उन्होंने क्या क्या उगाना चालू करा, तो ये जो चावल और गेहूं आदि की कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया। पहले तो खाने के लिए वो कर रहे थे, खाली खाना मिल जाए बस, और अभी उनको ये मुख्य व्यवसाय बना लिया उन्होंने। और धातु कर्म, चर्म कर्म, बढ़ईगिरी और मिट्टी के बर्तनों की प्रगति के साथ औद्योगिक गतिविधियां भी विशिष्ट हो गई। समुद्र के माध्यम से दूसरों से भी ट्रेड करने लग गए थे, और ये धातु मतलब जो भी धातु मिलने लग गए, तो उससे औजार बनाते, कुछ भी बनाते, और जो कि दूसरे देशों को भी वो करते हैं, ट्रेड करते से मतलब बेचते। आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी व्यापक हो गया। समुद्र के माध्यम से बेबीलोन के साथ व्यापार किया, और वंशानुगत व्यापारी बनिया एक अलग वर्ग के रूप में अस्तित्व में आए। जो बनिया लोग हैं वो अलग एक वर्ग के रूप में आए, और व्यापार और वाणिज्य के लिप्त वेश्यों ने खुद को गण के रूप में संगठित किया। सिक्के, निष्क, सतनाम, सोने के सिक्के और क्रोनस, चांदी के सिक्कों का भी विनिमय रूप से इस्तेमाल किया जाता था इस टाइम पे भी, जो कि पहले नहीं, बाद में 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में सोने और चांदी के सिक्के भी चलाने लग गए। अब उत्तर वैदिक काल का साहित्य। तो साहित्य की बात करें तो यहाँ पे क्या यजुर्वेद लिखा गया। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद 1500 से 1000 बीसी के बीच में लिखा गया था, पर ये यहाँ पे भी यजुर्वेद लिखा गया। यजुर का अर्थ बलि का सूत्र, और पहला वेद जो 2 भागों में था, एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य में लिखा गया था। और सामवेद भी इसी टाइम पे लिखा गया। अर्थवेद यह कालानुक्रमिक रूप से 4 में से अंतिम है। अर्थवेद में काला जादू भी इसमें होता था, और इस वेद द्वारा हमें स्वयंवर प्रणाली का प्रमाण मिला, जो कि स्वयंवर होता था। पहले 3 वेदों में वेद त्रयी के रूप में जाना जाता है। पहले 3 वेदों को वेद त्रयी के रूप में जाना था। फिर ब्राह्मण आया, ब्राह्मण भी लिखा किसी ने, जो कि ब्राह्मण द्वारा लिखा गया था। और ब्राह्मण गद्य में पाठ के एक रूप में जो वेदों के भजन की व्याख्या करते महत्वपूर्ण वेद ब्राह्मण। ऋग्वेद ऐत्रेयी को, और यजुर्वेद शतपथ को, और सामवेद पंचविश को, और अर्थवेद गौपथ को, ये इनको समर्पित है। अब उत्तर वैदिक काल के साहित्य में ये बचे हैं। तो अरण्य ब्राह्मणों का निर्णायक हिस्सा था। और अरण्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 7 है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और उपनिषद कौन कौन से थे, तो ये वेदों का निर्णायक हिस्सा है। और उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, और सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडक उपनिषद से मिलता है। वेदों के पुरोहित किसको माना जाता है, तो वेद के पुरोहित ऋग्वेद के पुरोहित किसको माना जाता है, तो होत्र को, और यजुर्वेद को अर्धरोही को, और सामवेद को उदांता को, और अर्थवेद को ब्रह्मा को। फ्रेंड्स,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने जो भी पुराने सेशन हुए हैं वो नहीं किए हैं तो उनको स्टार्टिंग से देखें और बाद में हमारे साथ बने रहें। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।